ऐसा है कि इस तरीके का जो भी उनका स्टेटमेंट है वो उन्होंने अपनी जो वो देख रहे हैं आसपास, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है या जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उसके ऊपर, और फिर उसके बाद प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही। नहीं, डेट्स बताइए कहाँ हो रही है? मॉब लिंचिंग नहीं हुई शाजिया इल्मी जी, मॉब लिंचिंग नहीं हुई। लिंचिंग तो हमने देखी है कि बहराइच में हुई है। मॉब लिंचिंग हो रही है। नहीं, आप बताइए, नहीं आप बताइए तो। अरे आपको कुछ प्रमाण तो देना होगा। क्या आप हवाई ऐसे इस तरह सब नफरत जो है कि बीज बोएंगे? कितनी नफरत फैलाएंगे आप? झूठ तो नहीं बोल सकते आप ना। हर जगह लिंचिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? किस तरह की बात है ये भाई साहब? कहाँ लिंचिंग हो रही है? आप बताइए। आप एक ही अरे आपके पास प्रमाण होगा, आप बताइए। अपने घर वालों से पूछिए, पड़ोसियों से पूछिए। हम तो कानपुर में जहाँ रहते हैं, सुनिए, चमनगंज का इलाका है, 100% मुसलमान है। एक ही बता दीजिए वहाँ लिंचिंग की कोई आप बता दीजिए 100% मुस्लिम इलाका है। आप बताइए कहाँ हो रहा है ये कहाँ? आपके दिमाग में हो रहा है ये आपके दिमाग के अंदर हो रहा है? आपका दिमाग हो गया है सियासी, और सियासत ने आपके दिमाग को बना दिया है शरारती, और शरारती दिमाग आपको जो है दिखा रहा है ये झूठ, क्योंकि इसमें कोई सच नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। कहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ? आप बताइए तो मुझे भाई साहब, बताइए तो कहाँ हो रही है? अरे कहाँ हो रही है? अरे बीच में क्यों नहीं बोलूंगी? आप बकवास करे जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट मैं बीच में आ रहा हूँ, शाजिया मैं बीच में आ रहा हूँ। मसूद भाई सुनिए, अब सवाल मसूद भाई सुनिए। मसूद भाई सुनिए, आपने कहा कि मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो गई, बिल्कुल ठीक है। ये उदाहरण है कि कहीं मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन हिंदू की भी मॉब लिंचिंग हुई है। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग होती है तो मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है, दूसरे धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग नहीं होती है? मॉब लिंचिंग किसी के खिलाफ तो गलत है। अरे एक का नाम बताइए जिसकी बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में क्या हुआ? मॉब लिंचिंग है। चलिए मसूद बताइए, बहराइच में क्या हुआ? आप उसे क्या कहेंगे? रुक जाइए, अभी बीच में कोई नहीं, एक मिनट। जो शाजिया ने पूछा, मसूद भाई सुनिए, अरे सुनिए ना, सवाल सुनिए। जो शाजिया ने पूछा बहराइच में जो हुआ रामगोपाल मिश्रा के साथ, वो क्या था? वो आपराधिक घटना है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हिंदू के खिलाफ हुआ तो आपराधिक घटना हो गई, हिंदू के खिलाफ हुआ तो आपराधिक घटना हो गई, और आपके धर्म के खिलाफ हो गया तो वो लिंचिंग हो गई। मुसलमान उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। वाह भाई वाह, ये सही परिभाषा है। कोई आएगा मेरा घर तोड़ने आएगा, क्यों कर रहे हैं भाई साहब ऐसा? शाजिया इल्मी मेरे घर पे चढ़ जाएंगी, मेरा घर तोड़ेंगी, भाई साहब तो मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं भाई साहब, नहीं, ये एक चीज शाजिया, अरे रुक जाइए मसूद भाई, हो गया। मैं सुनिए ना, जरूरी सवाल है, बहुत रुकिए शाजिया, अगर हिंदू की लिंचिंग होती है तो उसे अपराध कहेंगे, और दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ लिंचिंग हो गई तो कहेंगे लिंच कर दिया। हम मजहब है दोनों, हम बिल्कुल, इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ, एक हम मजहब होने के नाते इनसे, भाई साहब आप कातिलों के साथ खड़े हैं क्या? मैं सेल्फ डिफेंस में हम मजहब एक मुसलमान होने के नाते मैं सेल्फ डिफेंस में हम मजहब को भी नहीं छोड़ूंगा। हमारी किताब हमें क्या सिखाती है? कानून जहाँ तक मुझे इजाजत देता है। नहीं ठीक है, जालिम के साथ खड़े हो। एक चीज तय हो गई, मसूद हसन ने, कपिल जी मसूद ने बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को जो मारा गया उसे जस्टिफाई कर दिया। मैं किसी चोर उचक्के डकैत, ठीक है रुक जाइए, आप तय नहीं करेंगे। आप अदालतों का मान रखिए कि चोर उचक्का कौन है, ये मसूद हसन तय नहीं करेंगे। रुकिए, चलिए 30 सेकंड कपिल जी आपके पास। इनसे एक बात पूछिए, मेरे दो सवाल हैं इनसे। भाई साहब आप लोग बहुत ही खराब, दो सवाल हैं मेरे। एक तो ये इनसे पूछिए कि कौन से धर्म के कानून में लिंचिंग अलाउड है? औरतों को पत्थर से मारा जाएगा जुर्म करने के लिए, ये कौन सा धर्म कहता है? ये इनसे पूछिए। दूसरा इनसे पूछिए कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ वो इन्हें लिंचिंग नहीं दिखाई देता, हिंदू का मरना इन्हें लिंचिंग नहीं दिखाई देता। ठीक है। और एक बात इन्हें और बता दूं मैं, ठीक, ये बड़ा सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। अरे अगर इस देश में तुम पे ज्यादती हो रही होती ना तो तुम ये बकवास नहीं कर रहे होते यहाँ पे बैठ के, तुम अंदर नहीं ठीक है। नहीं, एक लाइन जो मसूद ने की है, 30 सेकंड आखिरी है। शुभ रास्ता आपके पास आ रहा हूं, प्लीज किसी और की आवाज ऑन नहीं है, किसी की भी आवाज ऑन नहीं है, सिर्फ शुभ रास्ता। शुभ रास्ता, रामगोपाल मिश्रा मारा गया, कह रहे हैं आपराधिक घटना है, वो लिंचिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम मर जाए तो कहेंगे भाई वो अपराध नहीं है, वो लिंचिंग है। ये परिभाषा इन्होंने तय कर दी है। मैं
इनफैक्ट ये जो एएमयू से बैठे हैं और जो लीग से बैठे हैं, मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो बात कहते हैं उन बातों उन कुछ बातों में बहुत गहनता है जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो गहनता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि आप लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। यस, अगर मैं ये कह सकती हूं कि मॉब लिंचिंग कालांतर में मॉब लिंचिंग हुई है, कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से मणिपुर सरकार ने एक फैसला लिया, एंटी मॉब लिंचिंग कानून बना। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो समय है अभी राजनैतिक रूप से और वैचारिक रूप से ये निश्चित रूप से एक बहुत ध्रुवीकरण जैसा माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर कोई ध्रुवीकरण की बात कर रहा है तो वो किस पॉलिटिकल उद्देश्य से कर रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप डिबेट्स देखेंगे राकेश जी, जो अभी की डिबेट्स हैं, 1920 की डिबेट्स थी, 1857 की डिबेट्स थी, लगभग वो डिबेट्स उन डिबेट्स में साम्यता है। लेकिन इन्होंने जिन मुस्लिम स्कॉलर्स का जिक्र किया और उसको जिक्र करके एक तरह से अंग्रेजी में एक शब्द होता है अप्रोप्रिएशन, उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, ये गलत है। अगर जैसे शाजिया जी बता रही थी उसी तरीके से तमाम ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हुए, ऐसे मुस्लिम हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हुए उस समय के, जिन्होंने न केवल इस तरह के ध्रुवीकरण का विरोध किया बल्कि उन्होंने जो बिल्कुल ही चरमपंथी मुसलमान थे उस दौर के, उनके साथ दो दो हाथ किया। तो ये 1920 और 1857 की बात जब ये कुछ चुनिंदा मुस्लिम नेता करते हैं तो इन नेताओं को भूल क्यों जाते हैं? यही खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने बिल्कुल लोहा ले लिया था एक तरीके से भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। जो जिस तरीके का काम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उन्होंने किया वो एक मिसाल है। पर मैं तो नहीं देखती कि कोई भी आज का मुस्लिम नेता जो अपने आप को कहता हो कि हम प्रखर राष्ट्रवादी हैं, उनको तो मैंने नहीं देखा कि वो खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं। उनके जबान पे ये शब्द भी नहीं आता। तो ये दिक्कत है, और ये दिक्कत इसीलिए क्या होता है कि जब इधर का जो नैरेटिव है, मैं अपने आप को इधर के नैरेटिव में अगर रख करके बोलूं तो फिर नहीं फाजिल जी, आप लगातार अगर कुछ बोल नहीं, फाजिल की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आज बहुत संजीदा विषय पर डिबेट है और एक एक करके आप लोग बोलिए, मैं सबके पास आऊंगा और बहुत समय है, आज समय ज्यादा है शो में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, फाजिल भाई एकदम नहीं, एक एक करके आवाज ऑन एयर जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी कि इसके पहले भी आपके प्रोग्राम में कई बार इस तरीके की बहस हुई है जिसमें थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई है। स्पेसिफिक सवाल अगर मुसलमान नेताओं से पूछा जाए सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए भी, तो भी वो नहीं बोल पाते हैं। वो मुसलमानों के नुकसान की बात तो करते हैं लेकिन मुसलमानों के फायदे की बात उनके हलक से नहीं निकलती। क्यों? आप क्यों नहीं बताते? अगर आप इस तरीके के नैरेटिव में विश्वास रखते हैं तो आप मुझे बताइए ना कि इस देश का एक गरीब मुसलमान अपने आप को गरीबी और जहालत से ऊपर उठाकर एक अच्छी आर्थिक स्थिति में लाने के लिए किस मुस्लिम नेता की तरफ बना दीजिए किशनगंज बिहार के अंदर 4-5 यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। क्यों बनवाया हमने वहां पे यूनिवर्सिटी? क्या मुझे एक सेकंड किशनगंज के काबिल युवा, किशनगंज के काबिल मुसलमान युवा भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उतने ही अव्वल तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं जितना कहीं। और आप किशनगंज में जो पोलराइजेशन चल रहा है और जो बांग्लादेश और रोहिंग्या बसे पड़े उनके बारे में बोल सकते हैं? बोलिएगा आप किशनगंज। मैं भी बिहार से आती हूँ, मेरे ऊपर ये सब पैतरा मत खेलिए, मेरे ऊपर ये पैतरा मत खेलिएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बैठ जाऊंगी आपके साथ जिरह करने। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, मोहल्ले वाइज, बूथ वाइज और वार्ड वाइज बैठ जाऊंगी कि बताइए कि यहाँ पर कितने मुसलमान रोहिंग्या है, कितने भारतीय, कितने बिहारी है। हवाई ना हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं तो आप बात मत कीजिए फिर उस भाषा में। पूछ तो रही हूँ, बैठू आपके साथ में वार्ड वाइज। पूछिए राकेश जी, पूछिए, मैं बूथ वाइज बैठ सकती हूँ, पूछिए इनसे, बिहार में पूछिए। नहीं एक मिनट फाजिल, शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिए, शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिए। फाजिल अहमद सुनिए ना, क्यों किशनगंज उसके आसपास 4-5 यूनिवर्सिटी चाहिए भाई आपको? क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? हमारे लोग पढ़े लिखे कम है तो पढ़ाएगा कौन उनको? यूनिवर्सिटी ना पढ़ाएगी तो यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी तो कम पढ़ा लिखा तो कैसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं भाई? यार बिना यूनिवर्सिटी के पढ़ेगा? कैसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुझे जवाब देना चाहती हूँ। एक 30 सेकंड दीजिए शुभरास्ता, तुरंत आपके पास। आप बताइए जिम्मेदारी किसकी? हाँ बोलिए, कम क्यों है? रुकिए, बोलिए फाजिल बोलिए। 1857 की बात नहीं बता पाई, उनको पूरा इतिहास जानकारी नहीं है। माता दीन वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मंगल पांडे के लोटे से पानी पी लिया। सुनिए
जिसने मंगल पांडे के सब लोटे जानते से हैं भाई पानी साहब, पी मैंने लिया, जिक्र भी किया, तो उस उन्होंने जानवर गाली का दे नाम करके भी मैंने हमला लिया किया माता दी और पर, मैंने कहा बताया कि दलित किस तरह से होकर के काऊ मेरे लोटे से फैट पानी या क्यों पी लिए। सुअर तो सुअर माता के दी ने फैट को कहा, लेकर सारा हुआ, सब जानते हैं। शाजिया एक एक करके, शाजिया एक एक करके। अरे फाजिल भाई सुनिए ना, सुनिए भाई। अब वो लगातार बोल रहे हैं गदर विद्रोह करने का। अब दूसरी बात राकेश भाई, एक दूसरी बात आपने कहा कि सर किसने कर डॉक्यूमेंट दिया, दिखाएं कि मंगल पांडे ने किया था ये। हम डॉक्यूमेंट आपको भी पता है, सर तन से जुदा किसने कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर 9 साल की बच्ची का पानी पीने के लिए हत्या कर दिया गया क्योंकि वो दलित थी। अरे ये दलित वाला कार्ड मत खेलिए भाई, मेरे सामने ये दलित वाला कार्ड मत खेलिए। मध्य प्रदेश में बात मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई अपराध किसी एक धर्म के लोगों तक सीमित नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ भी अपराध हुआ है, मुस्लिमों के खिलाफ भी अपराध हुआ है, सिख और ईसाई लोग हैं उनके खिलाफ भी अपराध हो जाता है। तो ये मत कहिए कि सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ अपराध हो रहा है, तो ये मत कहिए मुझे इस बात से दिक्कत है। 1857 राकेश जी मुझे दीजिए, कारण क्या था? माता दिन वाल्मीकि समाज के थे, मिश्रा का जिक्र नहीं करेंगे लोटे ना। से पानी पी लिया इसलिए मंगल पांडे ने अरे बकवास कर रहा है, 1857 की एबीसी नहीं मालूम है। एक मिनट प्लीज एक साथ नहीं, प्लीज एक साथ नहीं, प्लीज एक साथ नहीं। फाजिल आप लगातार बैकग्राउंड दीजिए, 1 मिनट मुझे। 1 मिनट रुकिए, शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिएगा, चूंकि इतिहास माता दिन की इन्होंने बात की। 30 सेकंड कपिल जी इसको क्रॉस चेक करिए, फिर शुभरास्ता आ रहा हूं। पर एक बात और सुन लीजिए जरा, उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। सर तन से जुदा मध्य प्रदेश में दलित बच्ची को घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया गया। अरे भाई फाजिल घुमाइए मत, आपको भी पता है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अरे मैं आप और सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए ये आपको भी पता है। चलिए कपिल जी बोलिए, फिर शुभरास्ता आ रहा हूं। रुक जाइए भाई फाजिल, सुनिए, आपने बहुत आसानी से 2-3 चीजें कोट करके आप निकल गए पिछली गली से। रुक जाइए, अभी बारह सुन लीजिए राकेश जी, इनको ये नहीं मालूम कि 1857 की तैयारी 10 साल से चल रही थी। गूगल पे मत जाइए, 1856 की चिट्ठी है कंवर सिंह की, मीर अली को लिखी हुई पटना के अंदर, पटना के आर्काइव्स में जाके देख ले। इनको ये नहीं मालूम कि 10 साल से तैयारी चल रही थी। 1857 की जो डेट बनाई गई थी 10 मई 30 मई 10 जून, बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। और ये जो माता दीन और पांडे का किस्सा कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। वो मंगल पांडे के साथ नहीं हुआ, वो एक दूसरी कहानी है बैरकपुर के अंदर, वो गलत है। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं इनको इनको ये नहीं याद आएगा कि आजाद हिंद फौज के अंदर जो हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे, इन्हें शाहनवाज याद नहीं आएंगे, इन्हें अपने पटना गई अपना महमूद नहीं याद आएंगे, कर्नल महमूद अहमद, वो इनको याद नहीं आएंगे, इनको ज्ञानी नहीं याद आएंगे, इनको और मोहम्मद याद नहीं आएंगे जो पाकिस्तान डिमांड होते हुए भी आजाद हिंद फौज से लड़े थे। ठीक बांटना है सिर्फ, ठीक है, इनको सिर्फ फाजिल अपने बच्चों को याद है, अशफाकुल्लाह खान भी याद है। अरे और क्रांतिकारियों के नाम याद होगा जो मुस्लिम धर्म से हैं और वो हमारे आदर्श है, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया। इस मिट्टी में उनका भी लहू शामिल है। लेकिन भड़काने वाली बात मेरे सामने मत क्या करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। शुभरास्ता, अरे रुकिए भाई, रुकिए, आप शुभरास्ता को सुनिए। नहीं फाजिल, मुझे एक बात से बहुत दिक्कत है भाई, कोई लगातार अगर बैकग्राउंड कमेंट्री करे तो मैं वरना कह दूंगा पीसीआर को कि जो बैकग्राउंड कमेंट्री करे उसकी आवाज डाउन कर दिया करिए बिना पूछे, तो मत किया करिए। सभी लोग अपनी बारी से, फाजिल आपके अलावा सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो थोड़ा सा तमीज से डिबेट किया करिए। मसूद भी इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद अतीक भी इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे कम जानकार पढ़े लिखे हैं क्या? लेकिन डिबेट करना किसको कहते हैं, सीखिए इन दोनों से। रुक जाइए, शुभरास्ता बोलिए। जी देखिए, समस्या क्या है ना कि फाजिल भाई ने जब बिहार की बात छेड़ी है तो इनको फिर बिहार की हिस्ट्री से ही पहले अवगत करा दें, क्योंकि प्रोफेसर कपिल ने जो कहा बहुत दूर की बात है इनके लिए। बिहार के प्रथम प्रीमियर मोहम्मद यूनुस, ज्यादा नहीं उनको इनका ही इतिहास पढ़ लेते तो आज ये जो जहर बो गए यहाँ पर किशनगंज को लेकर के वो नहीं बो पाते। लगातार बोलते रहिए फाजिल, आपकी आवाज नहीं जा रही है। दूसरी चीज है कि किशनगंज के लिए अलग यूनिवर्सिटी बने, ये वही बीज है जो जिन्ना ने बोया था, ये वही बीज है जिसकी तर्ज पे देश में इतने सारे विभाजनकारी नीतियां लाई गई और जिसके खिलाफ कई मुसलमान नेताओं ने मुखालिफत की।
ये जो मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रही हूं, मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि आज बिहार का जो सेक्युलरिज्म है वो एक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है जो कि पूरे भारत को उससे सीखना चाहिए। मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई बिहार में, लेकिन उन्होंने कभी भी राष्ट्र से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, जो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं राकेश जी, मैं चूंकि चुनावी रणनीति में दखल रखती हूं, आप मेरे पास किशनगंज के बूथ वार्ड वाइज बैठ जाइए, मैं आपको बताती हूं कि इनका जो मॉडल है वो कहां पे और किस तरीके से ये मॉडल लाना चाहते हैं। क्यों चाहिए आपको किशनगंज में? आज तक क्या किशनगंज के युवा प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे? क्या आपको पता नहीं है कि किशनगंज के सबसे काबिल युवा इस देश की सबसे काबिल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं? ठीक है, लेकिन आप रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को वहां भर के रखेंगे तो उसका ठेका भारत ने ले बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, किशनगंज से आगे बढ़ते हैं। शुभ रास्ता।